पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो देखा था। उससे हमने वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी मतलब वो एलिमेंट के बारे में पता लगाया था जो कि स्टेबल है। जो एलिमेंट स्टेबल होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। और पिछले ही ग्राफ में हमने आपको ये भी बताया था कि जो एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं वो रेडियो एक्टिव शो करते हैं, अल्फा बीटा इमिट करके। तो कहने का मतलब ये है कि उस वीडियो में जो आपको डेटा मिला था उसमें कुछ कमी रह गई थी जिसको फ्रांस के साइंटिस्ट ने करेक्ट किया। उसमें कमी क्या थी कि वहां पर लास्ट एलिमेंट जो स्टेबल बताया गया था वो बिस्मथ 83 को बताया गया था, लेकिन 2003 में फ्रांस के साइंटिस्ट मिलकर ये देखे कि बिस्मथ भी अल्फा रेडिएट करता है। इसका मतलब जो अल्फा रेडिएट करता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसका मतलब बिस्मथ अनस्टेबल है। तो बिस्मथ अनस्टेबल है जिसको इस रिएक्शन से उन्होंने करके दिखाया था। अभी हम इसको समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो बिस्मथ चूंकि अल्फा रेडिएट किया इसका मतलब वो अनस्टेबल है। तो उस समय 2003 में साइंटिस्ट ने ये बताया कि लास्ट स्टेबल एलिमेंट बिस्मथ नहीं है, बिस्मथ के पहले 82 लीड है। ये बात को ध्यान में रखेंगे। और 82 के बाद सारे एलिमेंट अनस्टेबल है। ध्यान से बातों को समझिए। तो हमने ये कहा कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन के रेशियो से जो ग्राफ बना था सारा कॉन्सेप्ट इसका वही रह गया, लेकिन लास्ट एलिमेंट जो चेंज कर दिया। तो 2003 तक हम लोग यही मानते थे कि बिस्मथ इज द लास्ट स्टेबल एलिमेंट, बट इन ईयर 2003 ग्रुप ऑफ फ्रांस साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स दैट बिस्मथ इमिट्स द अल्फा पार्टिकल। बिस्मथ जो है अल्फा पार्टिकल इमिट करता है बाय दिस रिएक्शन। तो इसका मतलब बिस्मथ अनस्टेबल है। तो अब बात समझेंगे थोड़ा ध्यान से कि पहले के कॉन्सेप्ट में मालूम चला था कि बिस्मथ जो है लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, बट द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस इन ईयर 2003 एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइज दैट बिस्मथ कैन इमिट अल्फा पार्टिकल, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल। इसलिए ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये रिएक्शन आपके सामने है, बिस्मथ और ये क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम इमिट किया। तो बिस्मथ जो है 2He4 इमिट किया। तो पहले इसका 83 था, इसमें 2 चल गया तो 81 बचेगा, और 209 में यहाँ 4 चल गया तो 205 बचेगा। ये Tl का होता है। अब ये देखिए ध्यान से। अब उसी ईयर में जब ये आपको बिस्मथ पता चला कि अनस्टेबल है, इसका मतलब लास्ट स्टेबल एलिमेंट कौन मिला, लीड। लीड जो है लास्ट स्टेबल एलिमेंट है। तो अब यहां पे देखिए ना ध्यान से। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ बताएं आपको। पीछे वाले ग्राफ में भी हमने आपको समझाया था कि 20 तक जो 20 तक है एलिमेंट, 20 तक एलिमेंट जो है उन्हीं न्यूक्लियाई को स्टेबल कहा जाता है जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो 1 होते हैं या नजदीक में 1 के नजदीक में होते हैं। तो 20 तक में 10 में 10 माने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के 1 कहने का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे तभी ये आएगा। तो ये देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ था 10 न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन बराबर होंगे 20 न्यूट्रॉन में 20 प्रोटॉन। तो ये लगभग ये स्टेबल इस यहां से स्ट्रेट लाइन है। तो आपको पीछे ग्राफ में बताए थे कि ये नंबर, ये जो लाइन है n = z का लाइन है, लेकिन ये 20 के बाद होता क्या है कि न्यूट्रॉन बढ़ने लगते हैं। स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ना चाहिए। प्रोटॉन के नंबर बढ़ते हैं, प्रोटॉन का इफेक्ट बढ़ता है तो रिपल्सन बढ़ेगा। तो जब ये रिपल्सन बढ़ेगा तो उस रिपल्सन को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से अधिक होना पड़ता है। तो ये न्यूट्रॉन अधिक होगा तब जाके ये स्टेबल एलिमेंट हो पाएगा। ध्यान से बात को सुनिएगा।
तो इसके लिए इन्होंने बताया कि जो 20 से बड़ा है उसका स्टेबिलिटी 1 से लेके 1.5 तक जाना चाहिए, 1.5 तक। ये आप याद रखिए, यहां भी करेक्शन है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, 1.5 तक जाना चाहिए। तो एक चीज समझेंगे, तो स्टेबिलिटी के लिए आपको पूरा क्या मिला, 1 से लेके 1.5 तक। तो ये जो है न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो है। अब देखिए इधर ध्यान से, हमने ये कहा कि यहां जो आपको मालूम चलता है कि ये जो है इसको आप वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। अब ये जो इस लाइन पर जो एलिमेंट है वो स्टेबल है, और ये स्टेबल जो है एलिमेंट रेडियो एक्टिव प्रोसेस शो नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर और नीचे जो भी एलिमेंट है ये सब रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। बताया था हमने कि इस वाले में यहां पर ये स्टेबल है, तो मतलब यहां पर जितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इससे ऊपर में न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है। इससे अगर आप ऊपर आते हैं तो न्यूट्रॉन बढ़ता है, इससे नीचे जाते हैं तो प्रोटॉन बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि इससे अब यहां पे ये जो कंडीशन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आने के लिए आपको इसके बराबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखने पड़ेंगे। लेकिन जब यहां का एलिमेंट जो अनस्टेबल है, इसके पास जो है न्यूट्रॉन ज्यादा है, मतलब यहां पर आपको बता दें हम कि ये ग्राफ के ऊपर जो है वो न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन जब यहां ज्यादा है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो जब ये न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो अधिक होगा तो इसका मतलब है कि इसको करेक्ट करने के लिए न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जब न्यूट्रॉन को कम करना होगा तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो ये न्यूट्रॉन को कम करते करते न्यूट्रॉन को कम करेगा तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो कम होगा, और जब ये इस लाइन पर आ जाएगा इसके बराबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहां पर आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। और जब तक ये नहीं आते हैं तब तक ये लाइब्रेट करते हैं, इमिट करते हैं। अब यहां के जो एलिमेंट है वो बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं, ये इमिट करते हैं। कैसे वो हम आगे बीटा डीके में बताएंगे। अब जैसे यहां की बात करें आप, तो यहां के एलिमेंट में प्रोटॉन ज्यादा है। क्या ज्यादा है, प्रोटॉन। पीछे वीडियो में बताए थे, थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा अच्छी तरह से। यहां प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये प्रोटॉन ज्यादा है, तो अब इसको क्या करना होगा, प्रोटॉन को कम करना होगा। तो अब ये देखिए न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो की बात करते हैं, यहां पे इसका प्रोटॉन ज्यादा है, तो अब ये प्रोटॉन को कम करेगा। तो प्रोटॉन कम करेगा, तो अगर ये प्रोटॉन कम होता है तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, अगर ये कम होगा तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नीचे है ये। तो बढ़ते बढ़ते ये जब इस लाइन पर आ जाएगा तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो अगर ये इस लाइन पे अगर आ जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है। जब तक ये स्टेबल, तो ऐसा करने के लिए इसको प्रोटॉन के फॉर्म में, प्रोटॉन को लॉस करना होगा, इमिट करना होगा, प्रोटॉन के पॉजिटिव को इमिट करना होगा। और पॉजिटिव न्यूक्लियस किसको कहते हैं हम लोग, तो हीलियम मतलब अल्फा को कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ का जो एलिमेंट है वो न्यूक्लियाई है, वो अल्फा इमिट करके स्टेबल होगा। ध्यान से बातों को समझेंगे। जैसे कि हमने क्या कहा कि अभी आपको मालूम चला 2003 के पहले तक हम जानते थे कि बिस्मथ जो है लास्ट स्टेबल है, लेकिन 2003 में ही साइंटिस्ट ने बिस्मथ को बताया कि अनस्टेबल है। और लास्ट जो एलिमेंट स्टेबल है वो कौन सा एलिमेंट स्टेबल है, वो है 82। अब ये मालूम चला है 2003 से, इन द ईयर 2003 82 जो है लास्ट है। उसके बाद ये सारे एलिमेंट, ऑल अदर एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। 2003 के पहले तक हम जानते थे कि 83 बिस्मथ लास्ट स्टेबल है, लेकिन 2003 में हम बताए कि ये पता चला कि बिस्मथ भी अनस्टेबल है। उसके पहले लीड जो है 82, जिसका लीड ये जो है स्टेबल, लास्ट स्टेबल है। इसके बाद आपको ये मालूम है कि 20 तक जो है वो एलिमेंट स्टेबल है जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग बराबर हो,
मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर हो, मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ये सब एलिमेंट स्टेबल है, इसके ऊपर नीचे वाले अनस्टेबल हो। उसी तरह से ये जो है 20 से ऊपर की बात करें तो 20 से ऊपर के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है उसके लिए ये रेशियो जो है 1.5 तक जाता है, मतलब न्यूट्रॉन बढ़ेगा। तो न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो ये न्यूट्रॉन बढ़ेगा, ये रेशियो 1.5 तक जाता है, मतलब कि ये 1 से इस रेशियो का वैल्यू बढ़ेगा तो ये रेशियो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, 1.5 तक जाएगा। तो ये 1.5 तक गया। तो अब इधर देखिए, यहां पर जितना न्यूट्रॉन चाहिए और प्रोटॉन चाहिए वो स्टेबिलिटी कंडीशन को बताता है, लेकिन इससे ऊपर वाले और इससे नीचे वाले जो है अनस्टेबल है। इससे ऊपर वाले क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसमें जितना हमको यहां न्यूट्रॉन चाहिए उससे अधिक न्यूट्रॉन मिल गया। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, न्यूट्रॉन को कम करना होगा। तो न्यूट्रॉन को कम करते करते, न्यूट्रॉन को कम करेंगे तो अपने आप जैसे न्यूट्रॉन कम करते जाइएगा तो न्यूट्रॉन कम करते जाइएगा तो मतलब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो भी कम होगा, और जब ये कम होते होते यहां पर आ जाएगा जिस कंडीशन पे उस समय स्टेबल हो जाएगा, ये इमिशन रेडियो एक्टिव इमिशन नहीं करेगा। उसी तरह जितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन चाहिए उससे नीचे वाले एलिमेंट में यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन ज्यादा है तो ये अल्फा इमिट करेगा, और अल्फा इमिट करते करते धीरे धीरे जैसे ही ये उस कंडीशन पर आ जाए कि जब यहाँ के न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, अब ये रेडियो एक्टिव शो नहीं करेगा। ध्यान से बातों को समझेंगे अच्छी तरह से। ये ग्राफ स्टेबिलिटी लाइन को बताता है, इस पर जो एलिमेंट है वो स्टेबल है, इसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट अनस्टेबल है। यही ऊपर नीचे वाले एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव प्रोसेस को शो करते हैं, ऊपर वाले बीटा इमिट करते हैं, नीचे वाले जो है अल्फा इमिट करते हैं, और इमिट करते करते जब वो स्टेबिलिटी कंडीशन के न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाएंगे तो उस समय ये इमिशन नहीं कर पाएंगे। बात को ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग ये पॉइंट देखे, अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग अल्फा डीके पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अल्फा डीके पढ़ने से पहले हमें अल्फा के प्रॉपर्टीज जानने होंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये है कि जब आप अल्फा का प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसमें चार्ज पहले आप देखते हैं। तो चार्ज देखते हैं तो इसका चार्ज हीलियम न्यूक्लियस के चार्ज के बराबर है। इट्स चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ये जो है आपको यहां मालूम चला कि इसका जो चार्ज है वो हीलियम न्यूक्लियस के चार्ज के बराबर है। दूसरा पॉइंट मालूम चला कि इसका मास जो है हीलियम न्यूक्लियस के मास के बराबर है। इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। इसका जो मास है वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर है। तो अब हमको ये चार्ज और मास दो फैक्टर जो मिले वो आपको पता क्या चले कि ये हीलियम के बराबर है, इसलिए हम अल्फा को हीलियम न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस हीलियम की अगर बात करें तो ये अगर हीलियम न्यूक्लियस है तो इस हीलियम न्यूक्लियस में है क्या, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो ये जो है 2 प्रोटॉन मतलब कि ये दोनों चार्ज है और ये ऊपर नीचे मिला के दोनों मास है। तो हीलियम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, इसके इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हीलियम न्यूक्लियस He, तो चार्ज कितना है इसका 2 और मास नंबर कितना है 4। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल को हम है ना 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर अल्फा पार्टिकल is represented by हीलियम न्यूक्लियस। इसलिए हम हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा। अब इसके बाद अब मान लिया जाए कि कोई एलिमेंट अगर हीलियम प्रोवाइड करता है
अल्फा रेडिएट करता है, इमिट करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एटम है X, इसका चार्ज है Z और मास नंबर A है। तो अब ये देखिए तो ध्यान से, अब ये अगर ये हीलियम इमिट करता है, तो अब हीलियम इमिट करेगा मतलब 2He4 ये लॉस इमिट कर दिया। तो जब ये 2He4 दे दिया, तो अब पहले इसके पास जो एलिमेंट था, जो न्यूक्लियस था, उसका चार्ज था Z, जिसमें कि ये जो है दो न्यूक्लियस को ये क्या कर दिया, दो न्यूक्लियस जो है यहाँ पर, दो न्यूक्लियस को ये क्या कर दिया, दो चार्ज को कम कर दिया। तो जब ये दो चार्ज को कम कर दिया, तो नया जो नया बनेगा वो Z में से 2 कम बनेगा, ये Z में से 2 कम बनेगा, और इसका जो मास नंबर जो तैयार होगा A में से 4 कम बनेगा, नया एलिमेंट जिसको हम डॉटर एलिमेंट कहते हैं। तो यहां पता क्या चलता है कि इसमें पता ये चलता है कि, ध्यान दीजिए बातों को अच्छी तरह समझेंगे, मोबाइल इसमें आपको मालूम ये चलता है, when a nuclei या न्यूक्लियस liberates alpha, then the daughter, इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई करते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई decreases their charge by 2 यूनिट, चार्ज जो है 2 यूनिट कम हो गया, एंड मास डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट, मास जो है 4 यूनिट कम हो जाएगा। ये आप याद रखिए। एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे यूरेनियम मान लीजिए 92-238 है, और ये क्या करता है कि अल्फा लाइब्रेट करता है। अगर ये अल्फा देता है, हमारे 2He4 देता है, तो अब ये 92 में से 2 तो चला गया, तो कितना चार्ज बचेगा 90, और 238 में से ये 4 चला गया, तो ये कितना बचेगा 234। अब ये देखिए इधर ध्यान से, तो ये जो पता चला आपको कि ये एलिमेंट तैयार हुआ, तो अभी ध्यान देंगे, अब ये आप जान लीजिए कि इसका जो प्रॉपर्टी है, इसके प्रॉपर्टीज में आपको ये मालूम होगा कि इसका मास जो है सबसे अधिक है, अल्फा और बीटा और गामा में इसका मास सबसे अधिक है। तो मास जब इसका सबसे अधिक है और इसका वेलोसिटी भी अधिक है, तो इसका आयनाइजिंग पावर भी अधिक होता है। अगला प्रॉपर्टी, तो जो भी हो, इट्स मास एंड velocity is large, therefore it has high ionizing power. इसका प्रॉपर्टी अगला ये है कि इसका जो स्पीड है, इट्स स्पीड इज equal to the speed its speed lies in between 1.4 into 10 per 7 meter per second to 2.1 into 10 per 7 मीटर पर सेकेंड। इसका जो स्पीड है वो इनके बीच में लाई करता है। इसके बाद आपको ये जानना है कि ये
अगर ह्यूमन स्किन पर बर्न करता है तो अगर इंसिडेंट करता है तो वो बर्निंग क्रिएट करता है, ध्यान रखेंगे। व्हेन इट फॉल्स ऑन ह्यूमन स्किन देन इट काउजेज बर्न्स, ये ज्वलन उत्पन्न करता है। इट कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, और इट कैन बी डेविएटेड, it can be deviated by electric field and magnetic field both। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डेविएट कर जाता है, ध्यान देंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक अल्फा डीके पढ़ते हैं। अभी हम लोग अल्फा डीके पढ़ने जा रहे हैं। अल्फा डीके में हम लोग पता करेंगे कि एनर्जी कितना लाइब्रेट होता है और उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे, और साथ ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग अल्फा डीके में करते क्या है, एक जनरल इक्वेशन यूज करते हैं। जैसे ये एक्स एलिमेंट है जिसका चार्ज जेड, मास नंबर ए, और ये करता क्या है, अल्फा इमिट करता है। अल्फा मतलब 2He4। तो अब ये जो नया एलिमेंट तैयार होगा वो Y, उसका चार्ज नंबर Z-2 होगा और A -4 हो जाएगा। तो ये जो हुआ, आपको पता चला कि ये एलिमेंट ने अल्फा इमिट किया तो अल्फा डीके हुआ, और इस अल्फा डीके के साथ कुछ एनर्जी भी निकलेंगे। तो अभी हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑफ अल्फा डीके। तो अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो एनर्जी जो जिस फॉर्म में मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है। तो ये मास डीके, मास डिफेक्ट याद होगा मिलता है कि मास डिफेक्ट हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फिनोमिना में जो मास का जो चेंज होता है वो एनर्जी लाइब्रेट करता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है एनर्जी रिलेटेड टू डीके, डीके मतलब ये डीके से रिलेटेड है, और यही एनर्जी आपको मिलेगा, और ये जो मिलेगा वो मास चेंज से मिलेगा, मास डिफेक्ट से मिलेगा। तो यहां से यहां कन्वर्ट होने में कुछ मास लॉस हो जाता है, और जो मास लॉस हो जाता है वही ये एनर्जी क्रिएट करता है। तो मान लिया जाए कि इसका मास आप mx मान लीजिए, इसका मास आप my मान लीजिए, और इसका मास m अल्फा मान लीजिए। तो मास डिफेक्ट डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना मास हुआ, कितना मास कम हुआ, तो इतना में से इसका मास घटा दो, mx माइनस my प्लस m अल्फा, ये हुआ मास डिफेक्ट। अब ये जो मास यहां चेंज हुआ है कि ये मास क्या करेगा, तो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और ये एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा क्यू एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा, बात समझ थोड़ा ध्यान से, वो इस मास डिफेक्ट का एनर्जी होगा डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो Q जो मास डिफेक्ट का डेल्टा m का वैल्यू आप ये रख सकते हैं, तो ये आपको मिला मास डिफेक्ट का एनर्जी। अब जैसे आप इस मास डिफेक्ट की एनर्जी को आप चाहें, इफ
यहां पे इसका यूज आप कब करेंगे? व्हेन मास इज इन केजी एंड सी इन मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ इसका वैल्यू होता है। लेकिन अब इन शॉर्ट when mass is in AMU, जब मास AMU में हो तो ये Q का वैल्यू आप mx माइनस my प्लस m अल्फा इंटू 931 से गुना कर लीजिए आप, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आपको मास प्रोवाइड कर देगा। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो मोमेंटम कंजर्वेशन पे है। अभी हम लोग अल्फा डीके में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करते हैं। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अल्फा डीके। थोड़ा ध्यान देंगे आप। इसके बाद के टॉपिक में हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, लेकिन उसमें इस इक्वेशन का यूज होगा, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है X, जिसका मास आपने mx लिखा। ये क्या किया? अल्फा इमिट किया। अल्फा छोटा होता है, हल्का होता है, प्लस और एक डॉटर न्यूक्लियाई इमिट किया जो इससे छोटा होगा। इसके मास को आपने माना था क्या? my, और ये अगर अल्फा है तो m अल्फा। तो ये देखिए थोड़ा ध्यान से, जैसे हमने ये कहा कि ये mx x है, इसका मास mx आपने लिखा, तो ये शुरू में तो बिल्कुल रेस्ट में है, तो इसका इनिशियल इस समय वेलोसिटी रेस्ट वेलोसिटी है, इसका 0 है। थोड़ा सा ध्यान से बातों को समझेंगे तो ये जो है, देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये x एलिमेंट है, और जब ये x एलिमेंट है तो बात समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे आपने ये रेडियो एक्टिव किया, तो रेडियो एक्टिव में ये एलिमेंट आपने लिया, तो ये क्या किया? अल्फा इमिट किया। तो जब ये अल्फा इमिट किया तो ये जैसे ही x जो है अल्फा इमिट किया, अल्फा को दिया, तो अल्फा जब ये x जो है अल्फा को दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये x तो बचा नहीं, अब ये क्या बन गया? y। अल्फा देने के बाद ये क्या हो गया? y। मतलब ये खत्म हो गया, अब ये y बच गया। अब सुनिए बात को ध्यान से। तो एक चीज जैसे कहने का मतलब है कि ये x जब है, तो जैसे अब इधर देखिए, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि अब ये जैसे x था, जैसे बंदूक और गोली का एग्जांपल लेते हैं, तो उस समय भी मोमेंटम कंजर्व की बात करें, रिक्वायरिंग की बात करें, तो उसी तरह ये रिक्वायरिंग है। तो इस समय ये बंदूक और गोली को हम मानते हैं, तो ये x था, और जैसे ही आप ये क्या करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, गोली छोड़ते हैं बंदूक से, तो क्या होता है कि बंदूक पीछे आता है और गोली आगे जाता है। तो उसी तरह से तो ये x जो है, जैसे ही आप इधर समझिए बात को ध्यान से, जैसे ही आप होता क्या है कि जैसे x क्या करता है? अल्फा इमिट करता है, तो अल्फा जब इमिट करेगा तो अल्फा आगे जाएगा और y किधर आएगा? पीछे। तो अब इधर देखिए थोड़ा ध्यान से, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो आगे की ओर होगा, और इसका वेलोसिटी किधर होगा? पीछे की ओर। इसको रिक्वायरिंग बोल सकते हैं आप। तो अब इधर देखिए, तो इसका जो वेलोसिटी आप बात करें तो ये वेलोसिटी ऑफ अल्फा है, और ये मान लिए वेलोसिटी ऑफ क्या है? y। जैसे हमने ये कहा कि अब इधर देखो, अब इसमें तो ये आपका जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल है कंडीशन। तो यहां से आपको फाइनल मोमेंटम मिलेगा p फाइनल, और यहां से जो मिलेगा वो इनिशियल मोमेंटम मिलेगा। थोड़ा सा बात को अच्छी तरह से समझेंगे। हमने जो बताया कि इस समय जैसे ये x है, तो x जो एलिमेंट है जो अल्फा लाइब्रेट करता है,
तो अल्फा जो प्रोवाइड करता है, तो अल्फा जैसे प्रोवाइड करता है तो ये y में कन्वर्ट हो जाता है। अब x तो बचा नहीं है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यही इस चीज का कन्वर्सन हो गया। तो जैसे यहाँ पे x है तो x क्या किया, अल्फा दिया, तो अल्फा इसमें से निकला तो y तो पीछे आएगा। जैसे बंदूक और गोली का एग्जांपल हमने दिया, जैसे बंदूक में आपने गोली भर लिया और उसके बाद जैसे ही आप छोड़ते हैं तो गोली किधर गया, आगे, और बंदूक किधर आया, पीछे। तो उसी तरह से ये बंदूक और गोली था, और मान लिया जाए तो ये न्यूक्लियाई की बात करें हम, तो इसमें से ये जैसे ही आप अल्फा छोड़ते हैं तो अल्फा गया आगे, तो ये y जो बच रहा है उसमें से वो किधर आएगा, पीछे, दैट इज द रिक्वायर। अब इधर सुनिए, अब हमने ये कहा कि ये इसका वेलोसिटी आगे, इसका वेलोसिटी पीछे, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, निगेटिव। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, तो अब इधर समझेंगे। तो अब इसका मोमेंटम की बात करते हैं, तो मोमेंटम ऑफ y और मोमेंटम ऑफ अल्फा, तो इसका मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला p बराबर mv होता है, mv। तो मास इसका कितना है, m अल्फा, और ये वेलोसिटी v अल्फा। अब देखिए ध्यान से, इसके मोमेंटम की बात करें, मास कितना है my, इसका वेलोसिटी क्या होगा, माइनस vy, तो दैट इज द माइनस my इंटू vy। तो फाइनल जो मोमेंटम है ये दोनों को जोड़ने से मिलेगा, मोमेंटम ऑफ अल्फा प्लस मोमेंटम ऑफ y। मोमेंटम ऑफ अल्फा कितना है, m अल्फा v अल्फा, प्लस इसका मोमेंटम माइनस my vy। तो फाइनल मोमेंटम जो बना m अल्फा v अल्फा माइनस my और vy, ये फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम की बात करें आप, तो मास इनटू वेलोसिटी, रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी तो इनिशियल 0 था, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था। मास कितना है mx, वेलोसिटी कितना 0, तो ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, whenever no any external force is applied over a body, then its total momentum is conserved। जब आप किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स नहीं लगाते, तो यहां भी कोई बाहर से आप फोर्स तो लगाने नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम कंजर्व है। मतलब क्या है कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, बाद वाला और पहले वाला मोमेंटम कंप्लीट बराबर होगा। तो फाइनल कितना है, m अल्फा v अल्फा माइनस my vy, और इनिशियल कितना था 0। तो अब समझेंगे बात को अच्छी तरह से। तो अब ये माइनस को आप चाहे तो इधर भेज सकते हैं, m अल्फा v अल्फा इज इक्वल टू my vy। अब यहां से क्या मालूम चला कि आपको ये p अल्फा है, और my vy जो है, my vy में माइनस वहां पे लगा है, तो इसका मतलब है कि इसको आप चाहे तो मैग्नीट्यूड ऑफ py लिख सकते हैं, माइनस को प्लस में कर देता है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा और मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर y का मोमेंटम लेते हैं मैग्नीट्यूड में, तो इसका मतलब है कि अल्फा का मोमेंटम और y का मोमेंटम यहां पर जो है इक्वल है, ये यहां से आपको मालूम चलता है। खैर, अब इसके बाद देखिए ध्यान से, यहां से आप चाहें तो यहां से आप vy का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे vy। तो ये हो जाएगा m अल्फा v अल्फा डिवाइड बाय my। एक सेकेंड, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझेंगे कैसे ये हुआ। जैसे एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अल्फा डीके, इसके पहले आपने वो देखा था कि एनर्जी जो यहां पर हो रहा था, इसके बाद जो एनर्जी मिलता है वो मास डिफेक्ट, मास डीके के कारण मिला। कुछ मास यहां पर लॉस हो जाता है इसमें से इसमें,
आने में मास लॉस कर देता है, वो मास जो है एनर्जी के फॉर्म में क्रिएट होता है। अब उसके बारे में कैलकुलेट करेंगे और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, उसकी बात हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने ये कहा, अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट समझेंगे। जैसे आपने ये देखा क्या कि अभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं, तो ये x है, इसका मास क्या है, mx है, ये इनिशियली रेस्ट में है, आपको मालूम चला कि ये जो है y में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा देख के तो अल्फा गया आगे, तो y आएगा पीछे, इसका वेलोसिटी vx, इसका पीछे का वेलोसिटी vy। अब ये देखिए ध्यान से, इसका वेलोसिटी क्या है 0 और इसका वेलोसिटी आपने देखा है, तो ये साइन कन्वेंशन से अगर प्लस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस में वेलोसिटी। अब आप जानते हैं कि ये दोनों जो है फाइनल कंडीशन है और ये जो है इनिशियल कंडीशन का है, तो अब ये फाइनल मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो अल्फा का मोमेंटम और वाई का मोमेंटम जोड़ेंगे तो ये फाइनल मोमेंटम मिला। इसके बाद इनिशियल मोमेंटम, चूंकि ये शुरू में रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम 0 हो गया। जब आप किसी पर फोर्स बाहर से नहीं लगाते हैं तो वो मोमेंटम कंजर्व होता है और ये इक्वल होता है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है। तो ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू माइनस उधर जाके प्लस हो गया, पता चला कि ये अल्फा का मोमेंटम और वाई का मोमेंटम इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो यहां से आप वी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वी का वैल्यू इसका हम आगे यूज करेंगे। अभी हम लोग अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं। एक चीज, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने से पहले थोड़ा सा चीज सोच लिया जाए। क्या आप यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, इसके बाद ये वाई बचा और अल्फा बचा, इसमें आप सोच सकते हैं कि इसका स्पीड ज्यादा होगा, बिल्कुल आप सोच सकते हैं। आपको तुरंत मालूम होगा कि इसका स्पीड ज्यादा होगा। कैसे? आपको ये मालूम है कि ये दोनों में हल्का कौन है, ये हल्का है, इसका मास कम है 4 यूनिट। इसका मतलब ये हल्का है और हल्का है तो इसका स्पीड ज्यादा होगा। तो ये जो आपको एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है, जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है, दैट इज, ये कैसे, ये इनके स्पीड के फॉर्म में मिल रहा है, ये स्पीड के फॉर्म में जा रहा है। तो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो अब हमें अल्फा का निकालना है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों का कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी है। तो आप ये चीज को सोच सकते हैं, Q इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। अब इधर देखिए, Q इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y 1/2 मास my, वेलोसिटी को आपने माइनस लिखा था, तो माइनस का भी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv², तो हाफ m इसके जगह, तो v के जगह अगर माइनस vy लिखते हैं, उसका स्क्वायर भी करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 हाफ m अल्फा, v के जगह v अल्फा का स्क्वायर। अब ये देखो बाबू थोड़ा ध्यान से, Q इक्वल टू 1/2, ये काइनेटिक एनर्जी है अल्फा का। अगर इसका वैल्यू निकल जाता है तो आपने अल्फा का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। तो my, vy का फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, अभी आपने कुछ देर पहले निकाला था, m अल्फा v अल्फा डिवाइड बाय m y, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। Q इज इक्वल टू 1/2 my, ये दोनों का स्क्वायर m स्क्वायर और ये v का भी स्क्वायर डिवाइड बाय m y का स्क्वायर। एक my से एक my कैंसिल, Q इक्वल टू 1/2, यहां पे इसको उतार लेंगे, वन बाई टू m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय my प्लस 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। Q इक्वल टू 1/2 दोनों में, और m अल्फा v अल्फा कॉमन आ सकता है, m अल्फा और ये v अल्फा स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचा यहाँ पे,
तो यहां m अल्फा डिवाइड बाय एम वाई बचा और यहां पे क्या बचा 1 क्यू इक्वल टू 1/2 एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। आप चाहे तो यहां एलसीएम ले लीजिए, एम वाई एम अल्फा प्लस एम वाई चला आएगा, एम वाई को इसके पास भेज दीजिए और इसको भी इसके नीचे ला दीजिए, तो Q इंटू एम वाई डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा एम अल्फा प्लस एम वाई। तो ये यहां और ये यहां, तो ये बचा क्या 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिला। तो हमको लगता है कि हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर किसका वैल्यू है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा का वैल्यू है। तो यहां से ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा मिला Q इंटू एम वाई डिवाइड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई। तो अब इधर देखिए, अगर सिमिलरली उसी तरह से आप चाहे तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई भी निकाल सकते हैं। तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई दो तरह से निकाल सकते हैं। एक, यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जब मिल जाता है तो यहां पे वैल्यू रख के इसको इधर क्यू में से घटा दीजिए तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा। नहीं तो इससे अगर आप फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हैं तो जैसे यहां अल्फा में यहां वाई मिला है, अल्फा में यहां एम वाई मिला है, वैसे ही इसमें उल्टा मिला है, अल्फा में वाई का मिला है, तो वाई में किसका मिलेगा, अल्फा का। यहां से आप देख भी सकते हैं, सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से, इसके काइनेटिक एनर्जी में एम वाई गुना हुआ है, मतलब भारी मास गुना हुआ है, भारी मास का प्रोडक्ट हुआ है। तो भारी मास का ज्यादा मास से प्रोडक्ट हुआ तो इसका काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा, और इसके मास, इसके लिए क्यू में छोटा सा मास प्रोडक्ट हुआ है, इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो ये कोई टफ चीज नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने ये कहा कि यहां से एक्स से वाई और अल्फा मिला, और ये वाई और अल्फा जो है मिलके एनर्जी क्रिएट करता है, और ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो क्यू जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये अल्फा और वाई के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाता है। तो अब ये देखिए, तो ये अल्फा और वाई का टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों का वैल्यू आपने रख दिया, वी वाई पीछे आपने निकालता रख दिया, स्क्वायरिंग किया, इसके बाद ये कट गया, ये आपने इसी तरह से उतार लिया, उतारने के बाद यहाँ पे वही चीज उतार ली है जो बचा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ दोनों में कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद ये मिला, एलसीएम निकाल के वैल्यू को आप यहाँ पे एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा का मिला। अल्फा में अगर यहाँ वाई से प्रोडक्ट है तो वाई में यहाँ अल्फा से प्रोडक्ट होगा, डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, जैसे कि अगर मास जो दिया रहे, इसके मास को आप क्या मानते हैं, ए, जो मास ऑफ एक्स है, जो मास ऑफ वाई है, मास नंबर एमयू में अगर बात करें तो जो मास नंबर ऑफ वाई है तो ये होता है a-4, और ये इसका मास नंबर 4 है ना। तो अगर आपसे कोई कहे इन एमयू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकालने के लिए, तो क्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिएगा, जो पीछे आपने वैल्यू निकाला था 931 से गुणा करके, मास का डिफरेंस ले लेके 931 गुना कर लेंगे तो क्यू मिल जाएगा। उसके बाद एम वाई, मास ऑफ वाई कितना है, a-4 डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा कितना है 4, प्लस मास ऑफ वाई कितना है a-4, कैंसिल, q इंटू a-4 डिवाइड बाई a। इससे भी आप चाहे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं। अब इसके पहले हमने एक पॉइंट बताया था कि Q का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ
वाई। तो अभी तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्यू आप निकाल लेंगे आप, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है। अगर आप इसको इधर लाके घटा देंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्रोवाइड कर देगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो उसमें भी आप इसी तरह से वैल्यू रख देंगे तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई का भी फॉर्मूला लिख लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा और गामा। अभी हम लोग बीटा का और गामा का प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसके बाद के वीडियो में बीटा डीके पढ़ेंगे जैसे अल्फा डीके पढ़ा गया था। अब जैसे बीटा के प्रॉपर्टीज में आपको मालूम चला कि बीटा का चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, और इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर 9.1 × 10⁻31 kg। इसके बाद इसका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के 33% से 99% तक होता है। 33% में 33/100 लेके चले स्पीड ऑफ लाइट का, तो ये 9.9 × 10⁻7 मीटर/सेकेंड होगा, और ये मैक्सिमम 99% इसका लेके चले तो इतना आया 2.97 × 10⁸ मीटर। मतलब इसका मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना, जो वेलोसिटी है बीटा का मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना है। ये डिपेंड किस पर करता है, तो सोर्स ऑफ इमीटर, जो इमिट करता है उसके मतलब वो कैसा सोर्स है, कौन सा सोर्स है, उस पर डिपेंड। अब इसके ऊपर के सारे पॉइंट से आपको मालूम चलता है कि इससे मालूम चला इलेक्ट्रॉन है, और इससे पता चलता है कि स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बीटा के इमिशन से मतलब, बीटा का इमिशन मतलब इसका इमिशन। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर ये है, ये किया क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मैंने बीटा इमिट किया, तो नया जो डॉटर एलिमेंट बचता है वाई जो बचता है, तो अब क्या होगा कि हम मास नंबर ए में से इधर 0 चला गया तो आप ए में से 0 घटाएंगे। ये जेड में से कितना चला गया, -1, जेड में से आप घटाएंगे -1, तो ए में से अगर आप 0 घटाते हैं तो ए ही बच जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये Z+1 हो जाएगा, और ये ए हो गया। तो इसमें होता क्या है कि इसके डॉटर न्यूक्लियाई में होता क्या है कि जितना पहले चार्ज था उससे एक चार्ज बढ़ जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाता है, और जितना मास था अभी भी मास उतना ही रहता है। ध्यान रखेंगे आप, चार्ज नंबर 1 बढ़ जाता है, मास नंबर उतना ही रहता है। इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा से अधिक है। ये तीनों में सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा का है। उसका पेनिट्रेटिंग पावर अच्छा है, लाइट से तो अच्छा ही है ना, लेकिन ये तीनों में सबसे कम अल्फा का है। लेकिन बीटा वाला जो है, बीटा का पेनिट्रेटिंग जो है अल्फा से अधिक है, लेकिन गामा से क्या है, कम है, बीच में। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, और ये जो है निगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन होता है। अब हम लोग गामा की बात करते हैं। गामा में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से भी नहीं। इसका रेस्ट मास जो है फोटोन का 0 है। गामा रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, जो शुरू में बताया था हमने, है ना। इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, और इट कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। एक और पॉइंट इसमें आप नोट कर सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है XZA, या अगर गामा इमिट करता है 0,0, तो नया जो एलिमेंट बचेगा, Z में से 0 गया तो Z, और A में से 0 गया तो A। मतलब ना चार्ज नंबर बदला, ना मास नंबर बदला। इसका मतलब है कि ये एटम भी नहीं बदलेगा, ये X का क्या रह जाएगा, X। अब ये टॉपिक हुआ। अगले वीडियो में हम लोग